नमस्ते भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट गोल्डी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें कदम कदम पर खतरा और सस्पेंस है। सस्पेंस और मर्डर का एक ऐसा जाल जहां हर सबूत एक नया सवाल खड़ा करता है। क्या यह केस सॉल्व हो पाएगा या कातिल पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री ऑडियो बुक। फ्लैट नंबर A74, यशोदा कुंज, राजनगर। रात के 2:30 बजने वाले थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा था। उस कमरे में भी जिसमें 5 व्यक्ति मौजूद थे। एक के जिस्म पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी थी। वह सख्त चेहरे वाला काफी तंदुरुस्त और लंबा व्यक्ति था। वर्दी पर लगी नेमप्लेट पर लिखा था राघवन मजूमदार। उसकी बगल में खड़े अधेड़ उम्र के शख्स ने हॉफ बाजू की टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसके भारी भरकम चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कमरे में जो कुछ हो रहा था उसका वश चलता तो उसे तुरंत रोक देता। कमरे में जो हो रहा था वह बेहद रहस्यपूर्ण था। अधेड़ उम्र का एक दूसरा आदमी नाइट सूट पहने डबल बेड पर पालथी मारे बैठा था। अपने ठीक सामने उसने एक के ऊपर एक 2 तकिए रखे हुए थे और तकियों पर था लैपटॉप। लैपटॉप पर इंटरनेट खुला हुआ था। बेड के दूसरे सिरे पर नाइट गाउन पहने एक औरत ऐसी मुद्रा में लेटी थी जैसे सो रही हो। उसकी पीठ लैपटॉप पर काम कर रहे अधेड़ की तरफ थी। कमरे में मौजूद 5वां शख्स एक युवक था। उसके हाथों में मौजूद ऑन वीडियो कैमरे का रुख बेड की तरफ था। लैपटॉप पर इंटरनेट खोले बैठा शख्स अपने काम में इस कदर मशगूल था जैसे कमरे में मौजूद अन्य 4 व्यक्तियों की मौजूदगी का एहसास ही न हो। जैसे उसे यह भी मालूम न हो कि एक युवक उसकी वीडियो फिल्म बना रहा है। अचानक एक आवाज हुई। लैपटॉप पर काम करने वाले शख्स का न केवल ध्यान भंग हुआ बल्कि चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज कमरे के बाहर हुई थी। अजीब से खटके की आवाज थी वह। लैपटॉप पर काम करने वाले आदमी के चेहरे पर कुछ देर तक ऐसे भाव रहे जैसे सोच रहा हो कि उस आवाज का कारण जानने के लिए बेड से उठे या नहीं। फिर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि खटके की जिस आवाज ने उस पर यह प्रतिक्रिया की थी उसने इंस्पेक्टर राघवन टी-शर्ट पहने अधेड़ या वीडियो बनाने वाले को जरा भी नहीं चौंकाया था। जैसे उनमें से किसी ने वह आवाज सुनी ही न हो। वीडियो फिल्म बनाने वाले का कैमरा लैपटॉप पर काम करने वाले का पीछा करता रहा था। टी-शर्ट पहने अधेड़ के भारी भरकम चेहरे पर पहले से काबिज बेचैनी के भावों में इजाफा जरूर हो गया था। आश्चर्य की एक बात और थी, यह कि लैपटॉप पर काम करने वाले शख्स ने अब भी उनमें से किसी की तरफ देखा तक नहीं। ठीक इस तरह दरवाजे के करीब पहुंचा जैसे उसकी नॉलेज के मुताबिक वे लोग कमरे में हो ही नहीं, अकेला ही हो वह। दरवाजे की चटकनी कमरे की तरफ से बंद थी जिसे उसने नीचे गिराया और बहुत ही आहिस्ता से इस तरह किवाड़ खोला कि जरा भी आवाज पैदा न हो, जैसे चाहता हो कि उसके बाहर निकलने के बारे में किसी को पता न लगे। छोटी सी लॉबी में झांका। हालांकि लॉबी में कोई बल्ब, ट्यूब या CFL आदि रोशन नहीं थी मगर फिर भी इतना अंधेरा न था कि वहां मौजूद अन्य 4 व्यक्तियों को न देखा जा सके जिनमें से 3 के जिस्मों पर पुलिस की वर्दी थी। चौथे के हाथों में वैसा ही वीडियो कैमरा था जैसा कमरे में मौजूद युवक के हाथों में था। उस वीडियो कैमरे का निशाना भी वही शख्स था जो लॉबी और कमरे के दरवाजे के बीच से लॉबी की तरफ झांकता नजर आ रहा था। मगर आश्चर्य, घोर आश्चर्य,
दरवाजे पर खड़े शख्स के चेहरे पर अब भी ऐसा कोई भाव नहीं उभरा जैसे उसने लॉबी में मौजूद 4 लोगों को देखा हो, बल्कि अंदाज ऐसा था जैसे लॉबी को खाली समझ रहा हो। उसने दबे पाव ऐसे भाव से लॉबी में कदम रखा जैसे चाहता हो कि किसी को उसके वहां आने की आहट न मिले। उधर कमरे में मौजूद औरत उसी तरह पीठ किए लेटी रही थी, जैसे उसे पता ही न हो कि वहां क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर राघवन मजूमदार ने अपनी बगल में खड़े टी शर्ट पहने अधेड़ शख्स का बाजू पकड़ा और लगभग जबरदस्ती अपने साथ खींचता सा उस दरवाजे की तरफ ले गया जिसे लैपटॉप पर काम करने वाले ने कुछ ही देर पहले पार किया था। अधेड़ के भारी भरकम चेहरे पर मौजूद बेचैनी के भाव अब ऐसे भावों में तब्दील होने लगे थे जैसे अभी रो देगा। विरोधस्वरूप उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इंस्पेक्टर राघवन ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर सख्ती के ऐसे भाव थे जो बता रहे थे कि यदि अधेड़ के मुंह से जरा भी आवाज निकली तो वह उसे कच्चा चबा जाएगा। उनके साथ कैमरे वाला युवक भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अपना कैमरा ऑफ कर लिया था मगर लॉबी में मौजूद युवक का कैमरा न केवल ऑन था बल्कि निरंतर नाइट सूट पहने शख्स की हर गतिविधि को कैद कर रहा था। फर्नीचर के नाम पर लॉबी में एक डाइनिंग टेबल और उसके चारों तरफ पड़ी 6 चेयर्स थीं। डाइनिंग टेबल पर व्हिस्की की बोतल और कांच के 2 गिलास रखे हुए थे। नाइट सूट वाला दबे पाव लॉबी के दूसरे सिरे पर मौजूद एक अन्य कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मुंह से जरा भी आवाज निकाले बगैर बंद दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से बंद न था क्योंकि वह उसके धकेलते ही खुल गया। बाकी लोग पूरी खामोशी के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े उस रहस्यमयी तमाशे को देखते रहे थे जबकि अपने कैमरे को चालू रखे कैमरे वाला न केवल नाइट सूट वाले के पीछे लपका बल्कि उसके पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल भी हो गया जो पिछले कमरे के मुकाबले काफी छोटा था। इतना छोटा कि उसमें डबल बेड तक नहीं आ सकता था। कमरे के एक कोने में एक फोल्डिंग पलंग पड़ा हुआ था। उस पर दरी और साधारण सी चादर बिछी हुई थी। पलंग के सिरहाने एक स्टूल था। स्टूल पर पानी से भरी प्लास्टिक की बोतल। वीडियो कैमरा नाइट सूट वाले की हर गतिविधि को कैद कर रहा था जबकि उसके चेहरे पर गुस्से के भाव नजर आने लगे थे। जबड़े कस गए थे। चेहरा सुर्ख होने लगा था। खाली कमरे में पैन होती उसकी आंखें एक कोने में खड़ी 2 हॉकियों पर स्थिर हो गईं। फिर अजीब से जुनून में नजर आ रहा वह उस कोने की तरफ बढ़ा और अगले ही पल हाथ बढ़ाकर एक हॉकी उठा ली थी। कैमरा उसकी हर गतिविधि को कैद करता रहा जबकि वह उससे बेपरवाह हॉकी संभाले वापस लॉबी में आया। ऐसा होते ही लॉबी में मौजूद कैमरे वाले युवक ने भी अपना कैमरा ऑन कर दिया। अब नाइट सूट वाला जो भी कर रहा था वह 2 कैमरों में शूट हो रहा था। बाकी लोग खामोशी से उस सब को देख रहे थे, जैसे किसी रहस्यमयी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हॉकी संभाले नाइट सूट वाला अब उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जो उस दरवाजे के ठीक बगल में था जिसमें औरत सोई हुई सी मुद्रा में थी। सभी उसके पीछे लपके मगर इस बात का ख्याल रखा कि वीडियो बना रहे युवकों के काम में बाधा न पड़े। नाइट सूट वाले ने इस कमरे के दरवाजे को जोर से धकेला। वह भी अंदर से बंद नहीं था इसलिए एक ही झटके में खुल गया और उसका खुलना था कि कमरे के डबल बेड पर मौजूद 2 शख्स बुरी तरह हड़बड़ा गए। उनके जिस्मों पर पूरे कपड़े नहीं थे। एक करीब 45 साल की अधेड़ औरत थी। दूसरा करीब 15-16 साल का लड़का। औरत के मुंह से शब्द निकले, मालिक आप। नाइट सूट वाला तो मारे गुस्से के जैसे पागल हो चुका था। उसने पूरी ताकत से अपने हाथों में मौजूद हॉकी घुमाई।
हालांकि हॉकी औरत को लगी नहीं थी, मगर जोरदार चीख के साथ इस तरह अपना सिर पकड़कर दूसरी तरफ उलट गई जैसे वहीं लगी हो और लाश की तरह फर्श पर पड़ी रह गई। नाइट सूट वाले का गुस्सा जैसे कम नहीं हुआ था। उसने दूसरी बार हॉकी घुमाई, लेकिन इस बार सहमा और डरा हुआ लड़का यह कहता हुआ बीच में आ गया, का क्या कर रहे हो पा? पा सेंटेंस अधूरा छोड़कर एक चीख के साथ वह बेड पर जा गिरा। उसने अपनी कनपटी पकड़ रखी थी, जबकि सच्चाई यह है कि हॉकी ने उसे छुआ तक नहीं था। उन दोनों का इस तरह गिरना बता रहा था कि उस फ्लैट में किसी पुरानी घटना का डेमो चल रहा था। का क्या हुआ? क्या हुआ? बदहवाश हालत में चीखती हुई वह औरत इस कमरे में दाखिल हुई जिसे वे सब पिछले कमरे में सोती सी छोड़ आए थे। कमरे की हालत देखकर वह चीखने वाली मशीन की तरह चीखने लगी, और यही क्षण था जब नाइट सूट वाले ने हॉकी एक तरफ फेंककर उसका मुंह दबोच लिया और गुर्राती सी आवाज में बोला, चुप रहो इंदु, पड़ोसी जाग जाएंगे। औरत अपने चेहरे पर आतंक और घबराहट के भाव लिए चीखने की कोशिश में केवल गुंगो कर रही थी। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर राघवन ने टी-शर्ट पहने भारी भरकम चेहरे वाले अधेड़ से सख्त लहजे में पूछा, जून के 4 से 5 की रात में यही सब हुआ था न मिस्टर राजन सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टी-शर्ट वाला अधेड़ लगभग चीख पड़ा, यह सब केवल आप लोगों की कल्पना है। मैं और इंदु तो। खामोश, इंस्पेक्टर चिल्लाया, ये राग अलापना बंद करो। कैसे कर दूं इंस्पेक्टर? राजन सरकार रो पड़ा, कैसे कर दूं, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप ही सोचिए, क्या आप अपने बेटे को मार सकते हैं? नहीं मार सकते न। हमने भी अपने बेटे को नहीं मारा। भला कोई कैसे अपने जिगर के टुकड़े को मार सकता है? इस बार इंस्पेक्टर ने नर्म लहजे में कहा, मानता हूं, तुम्हारी ये बात मैं मानता हूं कि कोई भी माँ बाप सामान्य अवस्था में या यूं कहें कि होशोहवास में अपनी औलाद की हत्या नहीं कर सकते, और तुमने भी ऐसा नहीं किया। दुर्भाग्य से जो होना था बस हो गया। तुमने इस कमरे में सीन ही ऐसा देखा था कि तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो गुस्से की ज्यादती के कारण उसी तरह पागल हो जाता जैसे तुम हो गए थे। अपने नाबालिग बेटे को अधेड़ नौकरानी के साथ देखकर भला कौन अपने होशोहवास काबू में रख सकता है? इसके बावजूद तुमने उन्हें जान से मारने के लिए हॉकी नहीं घुमाई थी, बल्कि सिर्फ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। लेकिन इत्तफाक से या कहो कि दुर्भाग्य से हॉकी की चोट मीना के सिर पर ऐसी जगह पड़ गई कि वह तत्काल मर गई। ऐसा ही दुर्भाग्य कान्हा के साथ हुआ। हॉकी का दूसरा वार भी तुमने उस पर नहीं किया था, मीना पर ही किया था। उसे बचाने के लिए कान्हा सामने आ गया। हॉकी उसे लगी और दुर्भाग्य से उसकी मौत भी तत्काल। नहीं, नहीं, नहीं। राजन सरकार जैसे अपने बाल नोच लेना चाहता था। कितनी बार कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीना और मेरे बेटे को किसी और ने मारा है। और मैं आपसे कितनी बार कहूं कि बार बार ये बेसुरा राग अलापने से आपको या आपकी पत्नी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बार इंस्पेक्टर का लहजा उसे समझाने वाला था, बल्कि नुकसान होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप कबूल कर लेंगे कि हाँ, ऐसा ही हुआ था, तो आप पर हत्या का नहीं बल्कि गैर-इरादतन मर्डर का केस चलेगा। जो हुआ उसे एक एक्सीडेंट माना जाएगा। ऐसे केस में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि इस सब को कबूल न करके जो मूर्खता आप कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप हत्या की धाराएं लगेंगी और उनमें आप दोनों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजन सरकार के जबड़े कस गए। चेहरा सुर्ख हो गया।
भले ही रो वह अब भी रहा था, परंतु दृढ़तापूर्वक बोला, हम अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। उसके कातिल को फांसी पर चढ़ाना ही अब हमारा एकमात्र मकसद है। जब उस रात आपके इस फ्लैट में आप चारों के अलावा कोई था ही नहीं और न ही कोई ऐसा निशान मिला है जिससे साबित होता हो कि कोई बाहरी व्यक्ति फ्लैट में आया या गया हो, तो कोई और कैसे मर्डर कर सकता है? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। हमारे सवालों के जवाब आप कभी नहीं खोज पाएंगे। बेशक मैं यह काम नहीं कर सकता, मगर इस कायनात में एक आदमी ऐसा है जो पुलिस के हर सवाल का जवाब न केवल खोज सकता है बल्कि मुझे और मेरी पत्नी को हत्यारे साबित करने की तुम्हारी पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ा सकता है। हम भी तो सुने। इंस्पेक्टर राघवन के होठों पर उसकी खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कान उभरी थी। कौन है वो अजीमुशान हस्ती? हम विजय दी ग्रेट हैं प्यारे पूरे शेर। हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे खासे आमलेट को आटे की तरह गूंथकर फिर से अंडा बना सकते हैं। दही को दूध में तब्दील कर सकते हैं। चाहे तो बनी बनाई रोटी को चक्की में डालकर फिर से गेहूं बना सकते हैं और काले जादू के जोर से तुझे वापस तेरी मां के गर्भ में पहुंचा सकते हैं। पूर्ण सिंह के मुंह से बोल न फूटा। वह टकटकी लगाए अपने सामने उल्टे लटके विजय को बस देखता रहा। उस विजय को जिसके जिस्म पर इस वक्त सिर्फ लाल रंग का लंगोट जैसा अंडरवियर था। उस विजय को जिसके पूरे जिस्म पर इतना सरसों का तेल लगा हुआ था जैसे वह उससे नहाया है। उस विजय को जिसके जिस्म पर चोटों के वे निशान बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे जो विभिन्न केसों के दरमियान उसे लगी थीं। और उस विजय को जिसके दोनों पैर इस वक्त लोहे के उन कुंडों में फंसे हुए थे जिनसे जुड़ी जंजीरों के दूसरे सिरे कमरे के लिंटर से ज्वाइन कुंडों से जुड़े हुए थे। पैरों को कुंडों में फंसाए वह उल्टा लटका हुआ था। उसका पुराना नौकर पूर्ण सिंह फर्श पर सीधा खड़ा मुंह उठाए उसकी तरफ देख रहा था। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उस पल को कोस रहा हो जिस पल इस कमरे में आया था। उसने बस यह पूछने का गुनाह किया था कि आप नाश्ते में क्या लेंगे? विजय ने तपाक से कहा था, चींटियों का मुरब्बा। पूर्ण सिंह बौखला गया था। बात उसकी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मुंह से ये लफ्ज फिसल पड़े। चींटियों का मुरब्बा कैसे बन सकता है मालिक? विजय ने कहा, हम बना सकते हैं चींटियों का मुरब्बा। पूर्ण सिंह ने कहा था, ऐसा भला आप कैसे कर सकते हैं? बस इसी सवाल के जवाब में उसे विजय की उपरोक्त स्पीच सुनने को मिली थी। कभी समाप्त न होने वाली स्पीच। पूर्ण सिंह को सूझा नहीं कि वह जवाब में क्या कहे, इसलिए चुपचाप विजय की तरफ देखता रह गया था। लेकिन उसे विजय ही कौन कहे जो सामने वाले को चुप भी रहने दे। बोला, गूंगी का गुड़ बना क्यों खड़ा है पूरे शेर? चोंच खोल, कुछ तो बोल। क्या बोलूं मालिक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझन नहीं आ रही। विजय चिन्हुका, अबे धोंचू। समझन तब आती है जब आदमी का बच्चा अपने बेटे या बेटी की शादी करता है। औलाद की मदर इन लॉ को समझन कहा जाता है। और उनकी बैकग्राउंड क्या है? आदि। क्योंकि उसके बगैर ऐसे पाठक कथानक का भरपूर आनंद नहीं ले सकेंगे जो विजय विकास सीरीज का उपन्यास पहली बार पढ़ रहे हैं। हालांकि इस स्थान पर पुराने पाठक थोड़े बोर हो सकते हैं क्योंकि वे विजय विकास के बारे में पहले ही से अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनसे क्षमा याचना के साथ अगले चैप्टर में संक्षेप में प्रस्तुत है विजय विकास का परिचय। विजय से शुरू होते हैं। यह एक ऐसा किरदार है जिसके इतने रूप हैं जितने दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं हो सकते। वह राजनगर के आईजी पुलिस ठाकुर निर्भय सिंह का बेटा है। बात बहुत पुरानी है, मगर उसे जाने बगैर विजय के चरित्र की गहराई को नहीं समझा जा सकता।
भारत की सर्वोच्च जासूसी संस्था का नाम है भारतीय सीक्रेट सर्विस। सीक्रेट सर्विस यानी गुप्त नौकरी। नाम से ही जाहिर है, ऐसी नौकरी जिसकी पहली शर्त यह है कि किसी को पता न लग पाए कि आप कहां नौकरी करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि सीक्रेट एजेंट के बारे में कोई नहीं जान सकता कि वह जासूस है। बात तब की है जब विजय ने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन की थी, अर्थात उसका एजेंट बना था। शुरू में कोई खास परेशानी नहीं आई। दिक्कतें तब शुरू हुई जब विजय ने अपनी काबिलियत के बूते पर सीक्रेट सर्विस में एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे पायदान पर चढ़ना शुरू किया। सीक्रेट सर्विस की तरफ से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगीं। जिम्मेदारियां बढ़ी तो काम भी बढ़ गया, और जब काम बढ़ा तो विजय देर सवेर और टाइम बेटाइम घर लौटने लगा। कई बार तो एक नहीं बल्कि कई कई रातों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से ठाकुर साहब टोकाटाकी करने लगे। पूछने लगे कि रात रात भर वह कहाँ रहता है। सच वह बता नहीं सकता था, खुद को सीक्रेट जो रखना था, और झूठ चल कितने दिन सकता था। शुरू में नए नए बहाने बनाकर बचता रहा, परंतु ठाकुर साहब थे कि पीछे ही पड़े रहते। उनके सवालों से बचने के लिए कुछ दिन बाद उसने खुद को प्राइवेट जासूस के रूप में स्थापित कर लिया। बाकायदा एक ऑफिस खोलकर बैठ गया। क्लाइंट आने लगे, केस भी मिलने लगे, वह उन्हें हल भी करने लगा। इससे एक फायदा और हुआ, यह कि शहर की ज्यादातर गतिविधियां उसकी नजर में आने लगीं। परंतु मुख्य उद्देश्य ठाकुर साहब को बहलाए रखना था। मगर ठाकुर साहब भला बहलने वाले कब थे? उनकी नजर में तो प्राइवेट जासूस होना ही दुनिया का सबसे घटिया आदमी होना था। वे विजय पर यह धंधा छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। उनका ख्याल था कि विजय असल में बिगड़ गया है। इस धंधे की आड़ में अपनी आवारगी पर, अपने निकम्मेपन पर और अपनी बदचलनी पर पर्दा डालता है। जब ठाकुर साहब किसी भी तरह संतुष्ट नहीं हुए और विजय को लगा वह आईजी भवन में रहकर सीक्रेट एजेंट के रूप में ज्यादा दिनों तक देश सेवा नहीं कर सकेगा, तो उसने उलझुल मूर्खतापूर्ण हरकतें करनी शुरू कर दी। ऐसी ऐसी हरकतें जो ठाकुर साहब को बुरी तरह चिढ़ाकर रख देती थीं। उसकी इन हरकतों का परिणाम वही निकला जो कि वह चाहता था कि निकले। ठाकुर साहब इतने इरिटेटेड हो गए कि अपनी छड़ी से जम कर विजय की पिटाई की और यह कहकर घर से निकाल दिया कि अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यही ठीक यही तो चाहता था जियाला, यह कि ठाकुर साहब उसे घर से निकाल दें ताकि वह बगैर किसी विघ्न बाधा के देश की सेवा कर सके। इसीलिए तो मूर्खतापूर्ण हरकतें करनी शुरू की थीं उसने। उसकी माँ और बहन नहीं चाहती थी कि वह घर छोड़े। वे रोती रह गई, परंतु विजय ने किसी की परवाह नहीं की। ऐसा नहीं कि उसे वास्तव में परवाह नहीं थी, परवाह तो उसे इतनी थी कि अंदर ही अंदर खूब रोया। लेकिन सिर्फ अंदर ही अंदर। अपनी वेदना को कभी उजागर नहीं किया उसने। जिसने सारे जीवन देश की सेवा करने का संकल्प ले लिया हो, वह अपनी भावनाओं को उजागर कर भी कैसे सकता था? जो शख्स विजय जैसे संकल्प लेता है, उसे सबसे पहले रिश्ते नातों से ही पीछा छुड़ाना होता है। वह जानता था यदि माँ और बहन के प्रति भावुक हुआ तो एक दिन वे उसकी शादी की हसरत भी जरूर करेंगी, और शादी वह कर नहीं सकता था। वह तो देश ही को दुल्हन मान चुका था अपनी। सीक्रेट सर्विस को उस दुल्हन की सेवा करने का साधन। आथ भावुकता की जंजीरें तोड़कर वह अलग रहने लगा। अब उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। सारा समय देश की सेवा में लगाने लगा। वैसी मूर्खतापूर्ण हरकतों व बातों का आवरण उसने हमेशा के लिए खुद से चिपका लिया था, जैसी हरकतें आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं।
कारण यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि इन हरकतों के चलते कोई इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकेगा कि वह सीक्रेट एजेंट है, और यही तो वह चाहता था। अब वह अपने हर परिचित के सामने वैसी हरकतें करने लगा जैसी घर से निकलने के लिए ठाकुर साहब के सामने शुरू की थी। सीक्रेट एजेंट के रूप में वह देश सेवा में मशगूल हो गया। प्राइवेट जासूसी का धंधा आड़ के रूप में चल रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब गृहमंत्री ने उसे सीक्रेट सर्विस का चीफ बना दिया। पर वह दौर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। चीफ का मतलब था ऑफिस में बैठे रहना, सीक्रेट एजेंट्स से काम लेते रहना। यह सब विजय के मिजाज के बिल्कुल विपरीत था। वह फील्ड का आदमी था, फील्ड में काम करना चाहता था। ऑफिस में बैठकर फाइलें देखता देखता बोर हो जाता था। सो एक दिन गृहमंत्री से साफ साफ अपनी मंशा कह दी। गृहमंत्री दुविधा में पड़ गए। कहा, सीक्रेट सर्विस में तुम्हारे अलावा हमें और ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसे चीफ बनाया जा सके। विजय तब भी न माना तो तत्कालीन गृहमंत्री ने कहा, ठीक है, हम यह जिम्मेदारी भी तुम्हें ही सौंपते हैं, जिसे तुम मुनासिब समझो सीक्रेट सर्विस का चीफ नियुक्त कर दो और खुद साधारण एजेंट की तरह फील्ड में काम करो। तब विजय ने अपनी बुद्धि की नजरें घुमाईं। सीक्रेट एजेंट के रूप में उसके सामने थे अशरफ, विक्रम, नाहर, परवेज, आशा और अजय। नजर अजय पर जाकर ठहरी। भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ को ब्लैक बॉय कहा जाता था। विजय ने इस खिताब से अजय को नवाजा। उसने गृहमंत्री से कहा, मेरे ख्याल से अजय चीफ की कुर्सी बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है। जैसी की परंपरा है, चीफ की नियुक्ति गृहमंत्री द्वारा की जाती है। मेरी राय है कि आप उसे बुलाएं और खुद ही चीफ नियुक्त करें। गृहमंत्री ने अजय को गुप्त भवन बुलाया और जब उसे चीफ नियुक्त किया गया तो वह हैरान रह गया। कहने लगा, सर, भला मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने योग्य कहाँ हूँ। गृहमंत्री ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी सिफारिश विजय ने की है। उस विजय ने जो अब तक सीक्रेट सर्विस का चीफ था। यह भेद खुलने पर तो अजय उछल ही पड़ा। मुंह से निकला, विजय, विजय और चीफ, यह आप क्या कह रहे हैं सर? वह जोकर, हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें करने वाला विजय भला सीक्रेट सर्विस का चीफ कैसे हो सकता है? उसे तो मैं, अशरफ, विक्रम, आशा और नाहर आदि सीक्रेट एजेंट तक मानने को तैयार नहीं होते। अक्सर आपस में बातें करते रहते हैं कि किसने इस जोकर को सीक्रेट सर्विस में भर्ती कर लिया। और आप कह रहे हैं कि वह हम सबका चीफ है। उसकी बात सुनकर गृहमंत्री मुस्करा उठे। बोले, उसी मूर्ख की मेहरबानी से तुम्हें ब्लैक बॉय की पदवी दी जा रही है। उन्होंने उसी वक्त विजय को भी गुप्त भवन बुलवा लिया। जब उसे पता लगा गृहमंत्री ने अजय को यह सब बता दिया है तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु केवल इतना ही कह सका। परंपरा रही है कि सीक्रेट एजेंट तक को यह नहीं पता होता कि चीफ कौन है। वे अपने चीफ को केवल उसकी भर्राई हुई विशिष्ट आवाज से पहचानते हैं। चीफ हमेशा उनके सामने चेहरे को नकाब से ढककर रहता है। मैं चाहूंगा यह परंपरा कायम रहे। जिस तरह आज तक अशरफ, विक्रम, नाहर, आशा, परवेज और अजय आदि नहीं जानते थे कि चीफ मैं हूं, उसी तरह भविष्य में कभी न जान सके कि चीफ अजय है। तब गृहमंत्री के सामने ही अजय ने कहा, आपके हर हुक्म का पालन होगा सर। ना, 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 ना। मेरे सर कहने पर चौंके नहीं और न ही एतराज करें। भले ही ऑफिशियल रूप से आज से मैं ब्लैक बॉय हूं,
परंतु मेरे लिए चीफ हमेशा आप ही रहेंगे। मैं आपको सर कहूंगा। भले ही आज से आप अशरफ विक्रम नाहर की तरह सीक्रेट सर्विस के साधारण एजेंट की तरह फील्ड में वर्क करेंगे, लेकिन मैं आपको कभी आदेश नहीं दूंगा बल्कि हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। अंततः यही व्यवस्था कायम हुई। विजय एक बार फिर जोकर बना अशरफ आदि के साथ फील्ड में काम करने लगा। और एक था रघुनाथ, कॉलेज के जमाने से विजय का दोस्त। विजय तभी से उसे तुलाराशि कहा करता था। कॉलेज से निकलने के बाद उसने पुलिस विभाग ज्वाइन किया और आज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। उसकी पत्नी का नाम रैना है, जिसे रघुनाथ का दोस्त होने के नाते विजय भाभी कहता था। परंतु मेरे ही लिखे क्रांति सीरीज के उपन्यासों में भेद खुला कि रैना असल में ठाकुर निर्भय सिंह की भतीजी थी। इस नाते वह विजय की चचेरी बहन हो गई और अजय रैना का भाई था, इस नाते अजय भी विजय का चचेरा भाई हुआ और उससे पहले ही जन्म ले चुका था एक आफत का पुतला, विकास। जी हाँ, यही था उसका नाम। रैना और रघुनाथ का बेटा, ठाकुर साहब का नाती और विजय का भांजा। विकास के दुनिया में आते ही विजय ने प्रतिज्ञा की, मैं विकास को दुनिया का सबसे बड़ा, खतरनाक, चालाक और सबसे ज्यादा खूंखार जासूस बनाऊंगा। विकास ने पहली बार आंखें तब खोली थीं जब वातावरण में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। वह विकास की छठी थी। उस वक्त छठी की ही पार्टी चल रही थी जब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अल्फांसे ने कसम खाई कि वह विकास के 10वें जन्मदिन पर उसे किडनैप करके ले जाएगा। और जब इस लड़के का 10वां जन्मदिन आया तो राजनगर पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खुद विजय ने भी वह हर इंतजाम किया जिससे अल्फांसे को उसके इरादे में कामयाब होने से रोक सके। परंतु सब व्यर्थ, सब बेकार गया। अल्फांसे को कोई नहीं रोक सका। वह विकास को ले उड़ा। पढ़े वेद प्रकाश शर्मा का पहला उपन्यास दहकते शहर। 10 वर्ष के लड़के को अल्फांसे ने ऐसे ऐसे कामों में माहिर कर दिया कि जब वापस लौटने पर विजय ने उसे देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। फिर रही सी कसर खुद विजय ने पूरी कर दी। वह भी ट्रेंड करने लगा विकास नाम के लड़के को। फिर ऐसा हुआ कि यह लड़का खतरनाक बनता चला गया। सीक्रेट एजेंट बन बैठा। बन बैठा शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि विकास की नियुक्ति आम सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं की गई थी। बल्कि यदि यह कहा जाए तो गलत न होगा कि ब्लैक बॉय उसे सीक्रेट एजेंट बनाने पर मजबूर हो गया था, तो गलत नहीं होगा। हुआ कुछ यूं था, नन्हे शैतान को अपने अंकल प्लस गुरु यानी विजय की गतिविधियां खटकने लगी थीं। शक होने लगा था गुरु केवल उतने ही नहीं हैं जितने जमीन के ऊपर नजर आते हैं। जमीन के अंदर वे कुछ ज्यादा ही हैं। बस पट्टे ने गुरु की जासूसी शुरू कर दी। पढ़े विजय और विकास और अंततः गुप्त भवन तक पहुंच गया। जान गया यह भेद कि विजय अंकल सीक्रेट एजेंट हैं। विजय तो फिर विजय था। उसने कसम खा रखी थी, अगर किसी दिन किसी को यह पता लग गया कि मैं सीक्रेट एजेंट हूं तो उसी क्षण उसे दुनिया से गारद कर दूंगा, भले ही वह मुझे चाहे जितना प्रिय हो। भला विकास से ज्यादा प्रिय विजय को और कौन हो सकता था? बावजूद इसके सिद्धांत प्रिय विजय ने विकास को खत्म करने की ठान ली। तब अजय यानी ब्लैक बॉय ने पहली बार विजय के खिलाफ अपने अधिकारों का प्रयोग किया। ढाल बनकर विकास के सामने खड़ा हो गया। वह बोला, मैं इसी वक्त विकास को सीक्रेट एजेंट नियुक्त करता हूं और एक सीक्रेट एजेंट दूसरे सीक्रेट एजेंट का भेद जान सकता है। आप इसे खरोंच तक नहीं पहुंचाएंगे। विजय लाजवाब हो गया। तो यह थी सीक्रेट सर्विस में विकास की हाहाकारी एंट्री।
उसके बाद तो यह लड़का विजय की कल्पनाओं से भी कहीं आगे निकलता चला गया। अब वह 21 साल का है। लंबा, खूब लंबा, यानी 6.5 फुटा। रंग ऐसा जैसे ताजे मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया गया हो। गोल चेहरा, काली आंखें, गुलाबी होंठ। बला का खूबसूरत है रैना का यह लाल। चेहरे पर मासूमियत का डेरा है, ऐसी जैसे कोई अबोध बच्चा हो। अर्ध घुंघराले बालों वाला रघुनाथ का यह बेटा विजय और अल्फांसे को गुरु कहता है। केवल कहता ही नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों से अपने गुरुओं का सम्मान किया करता है। दिल में प्यार है तो देश के लिए, नफरत है तो उन भेड़ियों के लिए जो इस दुनिया की सड़क पर इंसानी चोला पहनकर घूमा करते हैं। इस हकीकत को विजय, अजय और सीक्रेट सर्विस के गिने चुने जासूस ही जानते हैं कि विकास भारतीय सीक्रेट सर्विस का सदस्य है। हाँ, रैना के बेटे को आज दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। अपराधी उसके नाम से थर्राते हैं, दोस्त उससे टूटकर प्यार करते हैं, दुश्मन राष्ट्रों की उसके नाम मात्र से रूह फना हो जाती है। विजय और अल्फांसे की उम्मीदों से बहुत आगे निकल गया है वह। 21 वर्ष का यह खूबसूरत और मासूम सा नजर आने वाला लड़का आज दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है। अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस का चीफ है। कई बार तो रैना का यह बेटा ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया करता है कि जिन्हें देखकर, सुनकर उसके विजय और अल्फांसे जैसे गुरु भी दहल उठते हैं। दुश्मन कहते हैं, शक्ल सूरत से मासूम, प्यारा और भोला नजर आने वाला यह लड़का असल में भेड़िया है। देश के दुश्मनों को चीर फाड़ डालना उसका प्रिय शौक है। तभी तो वे लोग उसे विकास नहीं कहते, दरिंदा कहते हैं, हिंसक और बेरहम कहते हैं। क्रूर, वीभत्स और कसाई जैसे शब्द विकास के पर्यायवाची बन गए हैं। ऐसा है विकास, ऐसा कि इतना सब कुछ लिखे जाने के बावजूद उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। विजय उससे बेइंतहा प्यार करता है, टूटकर। रैना के इस लाल को वह प्यार करता है जिसने कभी कसम खाई थी कि वह कभी किसी व्यक्ति को किसी भी सूरत में प्यार नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति को किया गया प्यार देश को किए गए प्यार के आड़े आ सकता है। उस विजय के दिल में अगर कोई झांके तो केवल एक ही तस्वीर नजर आएगी वहां, विकास की, रैना के लाल की, भारत के लाडले बेटे की। भारत का बेटा हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके दिल में केवल एक ही भावना है, देशभक्ति की भावना। विकास उसे कहते हैं जो बड़ों का आदर करे, देश के लिए कुर्बान हो जाने को आतुर रहे, मौत के जबड़ों में फंसकर भी हंसे, कक्कहे लगाए। एक ही खराबी है विकास में, वह भड़कता बहुत जल्दी है। देश की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा नहीं कि लड़का उन आंखों को फोड़ देने के लिए झपट पड़ेगा। उस वक्त अगर रास्ते में उसके बड़े भी आएं, आदरणीय रास्ता रोकें, तो उनका भी निरादर करने से नहीं चूकता जालिम। गुस्से में पागल हो जाता है वह, जासूस होकर मुजरिमों जैसी हरकतें कर बैठता है। नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है वह, उस पीढ़ी का विद्रोह जिसमें कूट कूट कर भरा है। यह पीढ़ी वही करती है जो उसे ठीक लगता है। उसी विकास के गठे हुए जिस्म पर इस वक्त पीले रंग की ऐसी पैंट थी जो नीचे से उसकी टांगों से चिपकी हुई थी और ऊपर यानी जांघों के नजदीक से थोड़ी फूली हुई थी। काले रंग की हॉफ बाजू की टी शर्ट में उसके मसल्स साफ नजर आ रहे थे। उसका पेट अंदर था, सीना बाहर। पैरों में सफेद रंग के रीबॉक शू पहने वह कमरे के दरवाजे पर खड़ा उस विचित्र दृश्य को देख रहा था।
माहौल में पूर्ण सिंह की चीखें गूंज रही थीं, मगर विजय रुकने को तैयार नहीं था। रुकना तो दूर, वह अपने झोंटों को और तेज किए चला जा रहा था। इतना तेज कि अब वह कमरे की दीवारों से बार बार लगभग टच हो रहा था। विकास की समझ में शुरू में भले ही विजय की इस हरकत का मतलब न आया हो, मगर अब दिमाग के सक्रिय होते ही समझ गया कि विजय गुरु की जो हरकत एक नज़र में मूर्खानी नजर आ रही थी, उसके पीछे गहरा राज था। 2 मिनट इंतजार करता रहने के बाद विकास बोला, बस गुरु, बहुत हो गया। अब छोड़ दो पूर्ण सिंह अंकल को। अजी, ऐसे कैसे छोड़ दें? विजय ने उसे उसी तरह झुलाते हुए कहा, तेरी आवाज सुनते ही जैसे इस साले के हाथ बटेर लग गई। हमारे हुक्म के बगैर हमें अकेला छोड़कर जा रहा था। हमने जंबूरे को पकड़ लिया। अभी तो सुर से सुर मिलाकर हरियाली 30 के गीत गाने हैं। जो गुनाह इन्होंने किया था उसकी सजा पूरी हो गई है गुरु। प्लीज छोड़ दो बेचारे को। तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा ही कर देते हैं। पूरे शेर को लपकने के लिए तैयार हो जाओ। लपकने के लिए? लपकोगे नहीं तो इस पोजीशन में छोड़ने पर राम नाम सत्य नहीं हो जाएगी पूरे शेर की। बात तो ठीक। विकास का वाक्य पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उससे पहले ही विजय ने लो कहने के साथ पूर्ण सिंह को छोड़ दिया था। मुंह से निकलने वाली बहुत ही लंबी चीख के साथ पूर्ण सिंह का जिस्म हवा में लहराकर फर्श की तरफ बढ़ा, और इसमें शक नहीं कि अगर विकास ने हैरतंगेज फुर्ती के साथ लपक न लिया होता तो उसे काफी चोटें आती। विकास उस वक्त भी पूर्ण सिंह को अपनी बाहों में भरे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था जब झोंटे लेते हुए विजय ने ताली बजाई और कहा, वेल्डन दिलजले, वेल्डन। तुम उतनी फुर्ती दिखाने में पास हो गए जितनी हम चाहते थे। आपका भी जवाब नहीं गुरु, विकास ने पूर्ण सिंह को सोफे पर बैठाते हुए कहा। मेरा इम्तिहान लेने के चक्कर में अगर पूर्ण सिंह अंकल को चोट आ जाती तो? नहीं आ सकती थी दिलजले, क्योंकि हमें अपनी बछिया के दांत पता हैं। इन शब्दों के साथ उसने झोंटे छोटे कर लिए थे। सोफे पर बैठे हुए पूर्ण सिंह को अब भी ऐसा लग रहा था जैसे विजय के फंदे में फंसा हवा में झूल रहा हो। चक्कर से आ रहे थे उसे, इसलिए सोफे पर लेट गया। उधर विजय का झूला रुक चुका था। अपने शरीर को उसने अजीब ढंग से ऊपर की तरफ उछाला और दोनों जंजीरों को हाथों से पकड़ लिया। अपने पैर गोल कुंदों से निकाले और सीधा होकर फर्श पर कूद गया। विकास आगे बढ़ा। श्रद्धापूर्वक उसके चरण स्पर्श करता हुआ बोला, प्रणाम गुरुदेव। वो तो ठीक है प्यारे दिलजले, मगर आज अकेले कैसे? सीधे खड़े होते हुए विकास ने पूछा, क्या मतलब? बंदर कहाँ गया? जवाब विकास ने नहीं बल्कि दरवाजे से उभरने वाली बंदर की चींची ने दिया। विजय के साथ ही विकास ने भी उधर देखा। वहां धनुष टंकार मौजूद था। मौजूद ही नहीं था बल्कि विजय पर घुड़क भी रहा था। चेहरे पर गुस्से के चिन्ह थे। उसके गुस्से की वजह जानते ही विजय सकपका गया। तुरंत बोला, अरे तौबा, मेरे बाप की तौबा मोंटो प्यारे, कसम काले चिड़ीमार की, मैंने तुम्हें बंदर नहीं कहा। अजीब नमूना था वह जिसे धनुष टंकार कहा जाता था। जिस्म से बंदर, मनमस्तिष्क से इंसान। हमेशा की तरह इस वक्त भी वह शानदार सूट में था। पैरों में नन्हे नन्हे किंतु चमकदार जूते। अपने हाथों से उसने कान पकड़े। फुर्ती से उठक बैठक लगाई और फिर विजय को भी वैसा ही करने का इशारा किया। विजय जानता था कि धनुष टंकार की तरफ से उसे यह सजा बंदर कहने की है। गनीमत थी कि वह सजा दे रहा था, वरना होता ये था कि खुद को बंदर कहने वाले के गाल पर धनुष टंकार करारा चांटा रसीद करता था। लो मोंटो प्यारे, हमें माफ करो।
अपना दिल साफ करो कहने के साथ ही विजय ने कान पकड़कर उठक बैठक लगानी शुरू कर दी और उसकी इस हरकत पर विकास के गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ शरारती अंदाज में फैल गए। दरवाजे पर खड़ा धनुष टंकार खुश हो गया। खुशी का इजहार करने का उसके पास एक ही तरीका था और वही उसने किया, यानी कोट की जेब से पौवा निकालकर ढक्कन खोला। 2 घूंट हलक में उड़ेली और ढक्कन बंद कर पौवा जेब में रखने के बाद मटकने लगा। पेज 30। जिसने मस्तिष्क प्रत्यारोपण के प्रयोग में कामयाबी हासिल कर ली थी, वह चाहे जिसका मस्तिष्क चाहे जिसमें प्रत्यारोपित कर देता था। एक था मोंटो नामक जेबकतरा, शराब और सिगार का रसिया। एक दिन उसने डॉक्टर लाजारूस की ही जेब पर हाथ की सफाई दिखाने की चेष्टा की और यही चेष्टा उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हुआ ये कि डॉक्टर लाजारूस ने मोंटो को पकड़ ही नहीं लिया, बल्कि उसका मस्तिष्क एक बंदर के जिस्म में प्रत्यारोपित कर दिया। बस तभी से उस मोंटो नामक व्यक्ति के पास ये बंदर वाला जिस्म है। डॉक्टर लाजारूस वाले केस पर विजय काम कर रहा था। अंत ये हुआ कि डॉक्टर लाजारूस के नापाक इरादों को विजय ने ताश के महल की तरह बिखेर दिया। डॉक्टर लाजारूस पागल हो गया, जबकि मोंटो को विजय ने अपने पास रख लिया। विजय से मोंटो को विकास ने ले लिया, उसे प्रशिक्षित किया। आज वह इंसान की तरह सब कुछ समझ सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है, मगर कोशिश के बावजूद बोल नहीं पाता। ऐसे खतरनाक कार्यों में दक्ष हो गया है कि विजय विकास के कंधे से कंधा मिलाकर कई केसों पर काम कर चुका है। अपने लिए वह बंदर शब्द नहीं सुन सकता। माउथ आर्गन बजाना, शराब और सिगार पीना तथा लड़कियों से छेड़छाड़ करना आज भी उसके शौक हैं। इस रूप में उसका नया नाम रखा गया है धनुष टंकार। विजय अभी मुश्किल से 3 या 4 उठक बैठक ही लगा पाया था कि धनुष टंकार का जिस्म हवा में लहराकर विजय की गर्दन पर आ गिरा। पेज 31। अबे अबे क्या करते हो गांडीव प्यारे, विजय कहता ही रह गया, जबकि उसके सीने पर सवार धनुष टंकार गले में बाहें डाले उसके चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगाता चला गया। यह था धनुष टंकार के प्यार करने का तरीका। चुंबनों से पेट भरने के बाद धनुष टंकार वहां से कूदकर उस सोफे की पुष्ट पर जा बैठा जिस पर लेटा पूर्ण सिंह अब स्थिति बेहतर होने के कारण बैठा हुआ था। और जिस समय मोंटो जेब से एक सिगार निकालकर सुलगा रहा था, उस समय विकास ने विजय से पूछा, तो ये प्रैक्टिस हो रही थी गुरु की, आप कितनी देर तक उल्टे लटक सकते हैं? 16 आने गलत, विजय ने तपाक से कहा, सावन आने वाला है न। हम तो यह देख रहे थे कि अपनी कल्लो भटियारीन के साथ किस तरह पेंगे बढ़ानी हैं। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फिर किसे बना सकते हैं? विजय ने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन लंबी करके महामूर्ख की तरह पलकें झपकाईं। सारी दुनिया को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप न केवल उल्टे लटकने की प्रैक्टिस कर रहे थे बल्कि यह भी आजमा रहे थे कि इस पोजीशन में कितना वेट उठाकर कितने लंबे झोटे कितनी देर तक लगा सकते हैं। इसीलिए आपने पूर्ण सिंह अंकल को उठाया। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी मूर्खतापूर्ण हरकतों के पीछे अक्सर ऐसी ही सार्थक बातें छुपी होती हैं। कह सकते हो तो कहो, रोका किस बागड़ बिल्ले ने है? मगर ये तो बताओ, थर्मस कहाँ है? थर्मस, वाकई विकास का दिमाग चकरा गया। सुबह सुबह आए हो, गुरु के लिए चाय वाय तो लाए होगे। विकास ठहाका लगाकर हंस पड़ा, आपका भी जवाब नहीं गुरु। घर आए मेहमान को चाय पिलाने से तो गए, उल्टे उसी से पूछ रहे हो कि थर्मस कहाँ है। और हाँ हाँ,
भौंको जितना भौंकने की हसरत है भौंको। अब सुबह नहीं है, दोपहर के 11 बज रहे हैं। पेज 32। घड़ी में तो बजते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं दिलजले? सुबह सुबह तुलाराशि ने ठोक दिया क्या? इस बार विकास थोड़ा सीरियस नजर आया। मैं आपके पास उस मर्डर मिस्ट्री पर चर्चा करने आया हूं गुरु, जिसने राजनगर को ही नहीं सारे मुल्क को हिलाकर रख दिया है, जिसे इस देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहा जा रहा है। कौन सी पेस्ट्री की बात कर रहे हो यार? हमने तो आज तक ऐसी पेस्ट्री नहीं खाई जिसे देश की सबसे बड़ी पेस्ट्री कहा जाए। मैं पेस्ट्री की नहीं, मिस्ट्री की बात कर रहा हूं गुरु। मिस्त्री की? अमा, मिस्त्री की भला हमें क्या जरूरत है? ये मकान जिसकी छत के नीचे तुम खड़े हो, 1857 में बनवाया था। ठीक तब जब अंग्रेजों से आजादी के लिए पहली बार पंगा लिया गया था। तब से अब तक ज्यों का त्यों खड़ा है, मरम्मत तक की जरूरत नहीं है। फिर मिस्त्री की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्या कहता है आपका दिमाग? विकास ने विजय की बातों पर जरा भी ध्यान दिए बगैर अपना सवाल किया। क्या अपने बेटे और नौकरानी की हत्या सरकार दंपत्ति ने ही की है? हे लाल लंगोटे वाले, हमारे दिलजले को ये हो क्या गया है? हाथ जोड़कर विजय ने कमरे के लिंटर की तरफ देखा और कहता चला गया, एक ही सांस में कभी पेस्ट्री की बात कर रहा है, कभी मिस्त्री की, और कभी न जाने किसकी हत्या, और कौन सी सरकार के दंपति की। क्या इसे मेंटल डॉक्टर की दरकार है? प्लीज अंकल, मेरे सवाल का जवाब दो। देते हैं। देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो तुम एक ही घूंसे में हमारी नाक का मलूदा बना सकते हो, क्योंकि हम साफ साफ महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से सरक चुका है, और सरके हुए दिमाग का मानव जो कर जाए कम है। पूछो, बल्कि धो। धो? क्या धोना है? मैंने यह पूछा कि क्या आपके ख्याल से कान्हा और मीना की हत्या राजन सरकार और उसकी पत्नी इंदु सरकार ने की है? अमा यार, क्यों हलकान कर रहे हो हमें? हमें क्या पता कौन कान्हा, कौन मीना, कौन राजन और कौन इंदु सरकार। पेज 33। मजाक मत करो गुरु, हम तुम्हें मजाक करते नजर आ रहे हैं। उसने अपने उस जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा जिस पर इस वक्त सिर्फ लाल लंगोटे जैसा अंडरवियर था। ये कपड़े पहनकर हम तुमसे मजाक करेंगे? तुम हमारी साली लगती हो या भाभी? मैं नहीं मान सकता कि जो नाम आज इस मुल्क के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं, वे आपने न सुने हों। नहीं मान सकते तो न मानो। हमारे ठेंगे से हमने ये नाम नहीं सुने तो नहीं सुने। कोई जबरदस्ती है कि हम सबके नाम सुने? मैं कान्हा मर्डर मिस्ट्री की बात कर रहा हूं गुरु। तुम तो यार फिर पेस्ट्री की बात करने लगे। तुम्हें तो किसी मेंटल डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। आओ, हमारे साथ आओ। कहते हुए विजय ने विकास का बाजू पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचता सा बोला, एक मेंटल डॉक्टर से अपना यारी है। घबराओ मत, वह तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। इतना दुरुस्त कि सारे जीवन के लिए पेस्ट्री खाना ही भूल जाओगे। अभी वे दरवाजे के नजदीक पहुंचे ही थे और विकास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बाहर से कदमों की ऐसी आवाज सुनाई दी जो हर कदम के साथ दरवाजे के करीब आ रही थी। और विजय इस तरह उछल पड़ा जैसे अचानक बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मुंह से चीख सी निकली थी, बापूजान। ये तो बापूजान हैं दिलजले। विकास को छोड़कर उसने अपने दोनों हाथों से छाती पर इस तरह कैंची बनाई जैसे कोई निर्वस्त्र महिला अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश कर रही हो। साथ ही बौखलाकर चारों तरफ देखता बोला, कहाँ छुपूं?
कहाँ छुपकर अपनी असमत बचाऊं। कदमों की आवाज निरंतर दरवाजे की तरफ आ रही थी। उनमें से एक आवाज पुलिस के भारी बूटों की थी। विजय शायद उसे ही सुनकर समझ गया था कि आने वाले ठाकुर निर्भय सिंह हैं। विकास हकबकाया सा खड़ा था जबकि विजय बुदबुदा रहा था, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। पर बला टलने वाली कहाँ थी। पेज 34। ठाकुर निर्भय सिंह दरवाजे पर नजर आए, मगर विजय उससे पहले ही जंप मारने के साथ खुद को सोफे की पुष्ट के पीछे छुपा चुका था। विकास चौंका था। यह लिखा जाए कि चौंका भी बुरी तरह था तो गलत न होगा, क्योंकि उसने देखा था ठाकुर साहब अकेले नहीं थे। उनके साथ भारी भरकम चेहरे वाला एक और आदमी था। उस आदमी को विकास ने देखते ही पहचान लिया। पहचानता भी क्यों नहीं। उस आदमी को आज देश का बच्चा बच्चा पहचान गया था। बार बार टीवी पर जो दिखाया जा रहा था उसे, करीब करीब रोज अखबारों में उसकी फोटो जो छप रही थी, वह राजन था, राजन सरकार। वही जिसके बारे में विकास विजय से बातें करने आया था। वही जिस पर अपने बेटे और नौकरानी की हत्या का आरोप था। राजन सरकार यहाँ ठाकुर साहब के साथ। बात विकास के भेजे में नहीं घुसी। बुरी तरह चौंकने का यही कारण था। तुम लोग यहाँ, ठाकुर साहब ने विकास और मोंटो की तरफ देखते हुए सामान्य स्वर में पूछा। लंबा लड़का अपनी लंबी लंबी टांगों के बल पर 2 ही कदमों में ठाकुर साहब के करीब पहुंचा और झुककर चरण स्पर्श किए। उधर उसे देखकर उनके साथ मौजूद शख्स यानी राजन सरकार के मुंह से निकला, ये शायद धनुष टंकार है। पेज 35। हाँ, ठाकुर साहब ने संक्षिप्त जवाब दिया। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बताया नहीं तुमने? ठाकुर साहब ने विकास से पूछा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विकास ने कहा, विजय अंकल से मिलने आए थे। कहाँ है वो? विकास चुप। लेकिन मौका लगते ही पूर्ण सिंह बोल पड़ा, यही हैं साहब। मालिक इस सोफे के पीछे हैं। एक बार को तो ठाकुर साहब के मुंह से निकल गया, सोफे के पीछे क्यों? लेकिन फिर तुरंत ही उन्हें यह ख्याल आ गया कि जरूर विजय कोई ऊटपटांग हरकत करेगा और कम से कम राजन की मौजूदगी में वह ऐसा कुछ न करे, इसलिए बहुत ही सामान्य और प्यार भरे लहजे में उसे आगाह सा किया। हम अपने बचपन के एक दोस्त को तुमसे मिलाने लाए हैं विजय। पर मैं नहीं मिल सकता बापूजान। सोफे के पीछे से विजय की ऐसी आवाज आई जैसे अभी रो देगा। ठाकुर साहब को गुस्सा आया मगर उसे दबाकर अपने लहजे को प्यार की चाशनी में डुबोते बोले, क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि हमारी इज्जत लुट जाएगी। इज्जत लुट जाएगी। ठाकुर साहब के दिमाग में गुस्से के कीटाणु कुलबुलाए, लेकिन फिर बड़ी सख्ती से उन्हें कुचलते हुए प्यार से बोले, हम समझे नहीं बेटे कि तुम क्या कह रहे हो। समझो बापूजान। क्यों? अभी और इसी कमरे में क्यों नहीं मिल सकते? समझाओ न दिलजले। बापूजान को तुम ही समझा सकते हो। ठाकुर साहब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि विकास ने उनसे कहा, आइए नानू, हम किसी और कमरे में चलते हैं। अंकल ठीक कह रहे हैं, कुछ देर में वहीं पहुंच जाएंगे। पर ऐसा क्यों? ठाकुर साहब ने कहा, इसी कमरे में मिल लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और फिर ये क्या बात हुई कि हमारे आते ही वह सोफे के पीछे जा छुपा। घर आए मेहमान का स्वागत करने का ये कौन सा तरीका है? पेज 36। इस बार विकास से पहले पूर्ण सिंह बोल पड़ा, साहब हम बताएं कि मालिक आपके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। सोफे के पीछे से आवाज आई, हम बाहर निकले तो सबसे पहले नाश्ते में तेरा ही मुरब्बा बनाकर चबाएंगे पूरे शेर।
जरूर चबा जाना मालिक, लेकिन मेरी गर्दन पकड़कर आपने जो झोंटे लगाए थे उनका मैं आपको पूरा मजा चखाऊंगा। माफी मांगते हैं यार, हमारी इज्जत से खिलवाड़ मत कर। ठाकुर साहब थोड़े झल्ला गए, ये सब क्या हो रहा है? आप खुद सोफे के पीछे झांककर देख लीजिए साहब, पूर्ण सिंह ने तपाक से कहा। सब कुछ समझ जाएंगे। ठाकुर साहब को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि उन्हें आया जानकर विजय सोफे के पीछे जा छुपा था और अब बार बार कहने के बावजूद सामने नहीं आ रहा था, मगर वे बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए खुद सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोले, तुमने शायद सुना नहीं विजय, हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ बचपन का दोस्त भी है। यह बात विजय को बताकर वे एक प्रकार से आगाह कर रहे थे कि वह कोई बदतमीजी न करे। भला वे क्या जानते थे कि इस वक्त तो वाकई सामने न आना विजय की मजबूरी थी। सोफे के करीब पहुंचकर उन्होंने उसके पीछे झांका। जिस हालत में विजय था उसमें देखकर वे चौंक पड़े, और जब उन्होंने विजय को देख ही लिया तो विजय भी एक झटके से खड़ा हो गया। न सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि एक टांग हवा में घुमाकर सोफे की एक सीट पर रखी और जंपसी लगाकर सोफे के सामने आ गया। उसे उस हालत में देखकर ठाकुर साहब सकपका कर रह गए, जबकि राजन सरकार हक्का बक्का था। विकास को होठों पर मुस्कान थी। पेज 37। पूर्ण सिंह मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा था। धनुष्टंकार तो मानो लोटपोट ही हुआ जा रहा था। उस वक्त विजय के जिस्म में कोई लोच नहीं थी। पूरा जिस्म लाठी की तरह तना हुआ था और फिर घुटनों को मोड़े बगैर चलता हुआ ठाकुर साहब के करीब पहुंचा तथा उनके पैरों की तरफ झुकता हुआ बोला, पांय लागू बापूजान। ये किस हालत में हो तुम? बौखलाए हुए ठाकुर साहब के मुंह से बस यही शब्द निकल सके। क्यों? हमारी हालत में कौन सा नुक्स है? वह सीधा होता हुआ बोला, उसी हालत में है जिसमें आदमी का बच्चा पैदा होता है, और उस हालत में रहना कौन सा जुर्म है? ओह सॉरी, उसने अपने अंडरवियर की तरफ देखते हुए कहा, ये कच्छा हमारे जिस्म पर एक्स्ट्रा है, इसे भी उतार देते हैं। कहने के साथ विजय के हाथ अपने अंडरवियर की तरफ बढ़े ही थे कि ठाकुर साहब चीख पड़े, विजय जी पिताजी। वह तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है? जब कमीज ही नहीं पहन रखी तो हम बदतमीजी कैसे कर सकते हैं बापूजान? बदतमीजी आपने शुरू की। हम तो इज्जत बचाने की खातिर सोफे के पीछे जा छुपे थे। हमारे लाख अनुनय विनय के बावजूद आप नहीं माने और वहीं पहुंच गए। ओके ओके, एक बार फिर ठाकुर साहब ने बात को न बढ़ाने की मंशा से जल्दी से कहा, हमें नहीं मालूम था कि हमारे आने से पहले तुम कसरत कर रहे थे। तुमसे कुछ बातें करनी हैं। हम यहीं बैठते हैं। जल्दी से चेंज करके आ जाओ। कौन सा पहन कर आऊं? मतलब अगर आपको हमारा ये लाल वाला लंगोटा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास हर कलर का लंगोटा है। हरा, नीला, पीला, सफेद और बैंगनी भी। जिस कलर का कहें पहनकर हाजिर होते हैं। पर महरून कलर के लंगोट की च्वाइस मत रख देना, क्योंकि काफी ढूंढने पर भी बाजार में वो नहीं मिला। पेज 38। राजन सरकार साथ न होता तो अब तक ठाकुर साहब विजय के चेहरे पर कम से कम एक घूंसा तो जड़ ही चुके होते। उसकी मौजूदगी के कारण खिसियानी सी हंसी के साथ बोले, मजाक मत करो विजय, और जल्दी से ढंग के कपड़े पहन कर आओ। ढंग के कपड़े? विजय चिन्हुका, आपको ये ढंग के कपड़े नहीं लग रहे हैं जो इस वक्त हमने पहन रखे हैं। विजय, ठाकुर साहब का लहजा थोड़ा सख्त हुआ, हमने जो कहा वो करो।
नहीं करता। विजय भी अकड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने आंखें तरेरी। तुम नहीं मानोगे? एक से लाख नहीं मानूंगा। क्योंकि क्यों? हमने तो बचने की बहुत कोशिश की, मगर आप हमारी इज्जत का जुलूस निकाल कर ही माने, और इज्जत का जुलूस जब निकल ही गया है तो अब काहे की लाज शर्म। कहने के साथ वह पसरकर सोफे पर बैठ गया और आगे बोला, लीजिए। हम विराजमान हो गए। आप भी पधारिए और अपने दोस्त को भी पधरवाइए। नहीं पधरना है तो खड़े खड़े फरमाइए कैसे आना हुआ। मजाक मत करो विजय। अब ठाकुर साहब पर अपने दिमाग पर काबू रखना भारी पड़ रहा था। ढंग के कपड़े पहनकर आओ। एकाएक विजय राजन सरकार से मुखातिब हुआ। आप हमारे बापूजान के परम मित्र हैं। राजन सरकार ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। आप ही बताइए, क्या आपको हमारे इस कच्छे में कोई कमी नजर आती है जो हमने पहन रखा है? कोई छेदवेद है इसमें? वक्त विजय ठाकुर साहब के हलक से दहाड़ निकली। विजय ने बड़े आराम से कहा, हम आपसे नहीं आपके मित्र से बात कर रहे हैं। पुनः राजन सरकार से बोला, आप बताइए, क्या कहीं से कुछ चमक रहा है? राजन सरकार की हंसी छूट गई। बस आज के लिए इतना ही। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।